की परंपरा है, राजनेताओं ने यही सिखाया, कोई जिम्मेदारी नहीं उड़नी चाहिए, परिस्थितियों पे डोल देनी चाहिए। हमने भी ढोल दी है। हम शुरू करना चाहते हैं, एक ऐसे जोरदार कवि को बुला रहा हूं, उसकी एक एक टिप्पणी, एक एक पंक्ति सुनने लायक होती है। उसकी हर दूसरी तीसरी पंक्ति में मस्तियां भरी पड़ी होती है, ठाक होके अम्मार लगे पड़े होते हैं। और दोस्तों, जो खास बात मैं कहना चाहता हूं, कवियों के लिए कभी खूब कहा गया होगा, जो कदली के पात में पात, पात में पात, त्यों कवियों की बात में बात, बात में बात। पर मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो बिना बात ही कविता कर देता है। कल तक सुरोलिया साहब लोग झूठ कहते थे कि बातों से पेट नहीं भरता, ये पट्टे आजकल यही करते हैं, सब बातों से ही पेट भरते हैं। पर बातों में जहां कविता निकल कर आती है वहां श्रोताओं की जीवंत उपस्थिति इस संचालक के खाते में जानी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई श्री नंद किशोर अकेला से, आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। आ रहे हैं हास्य के जादूगर श्री नंद किशोर अकेला। मैं आप सबको बराबर दिख तो रहा हूं क्या? हाँ, मैं थोड़ी बारीक चीज हूं, कम दिखता हूं। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। दुबले पतले आदमी की बहुत विचित्र समस्याएं होती है। घर से जब भी बाहर निकलता हूं, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और बोलती है कि पड़े रहने देना, खर्चा मत करना। मैं पूछता हूं इससे क्या होगा, तो वो कहती है जी घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, जेब में वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। क्या बात है यार, क्या अतिशयोक्ति अलंकार है, वाह 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 वाह। नहीं, उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब। करना भी चाहिए, आखिर मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं, कैसा भी हूं तो क्या हो गया। हाँ, उसकी मांग का सिंदूर हूं, हालांकि चुटकी भर हूं। नहीं, इसमें हंसने क्या बात है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। कोई ज्यादा हो तो ऐसा थोड़ी कि मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। ये ज्यादा तो सब वेस्टेज ही है, काम का तो मैं ही हूं। मैं बता रहा था, पत्नी बेचारी मेरी बहुत चिंता करती है, फिक्र करती है, पर एक समस्या भी है। कहने में अच्छा तो नहीं लगता है, पर अब आपसे क्या छुपाना, बता ही देता हूं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। अच्छा है तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके कंट्रोल में। कमाल है भैया, हर लाइन में ठाक है इसके। नहीं, अब ज्यादा अक्कल नहीं है, पर इतना तो समझो कि पत्नियां किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती है। जो पति पे तनी रहे वही तो पत्नी। अब पत्नी बेचारी मेरी जो चिंता करती है अच्छी है, वो कभी कभी मेरे से प्रेम भी करती है। हाँ, तो अब 24 घंटे लड़ना झगड़ तो नहीं सकती है वो। उसको कई बार मेरे नाम से समस्या हो जाती है। महिलाएं जब आपस में बैठती है, एक दूसरे को अपना परिचय देती है, बोले मेरे पति बुद्धि प्रकाश है, एक कह देती मेरे पति देवकरण है, तो मेरी पत्नी भी बेचारी बोल देती है कि मेरे पति अकेला है। तो सुन के उन औरतों को बहुत गुस्सा आता है कि अरे वाह, वो तेरे अकेला है तो हमारा कोई 2-2 4-4 है क्या? बहुत अच्छे। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से समझाती है कि यह बात नहीं है, दरअसल उनका नाम ही अकेला है। ऐसी ऐसी समस्याएं आती है साहब। मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे देख देख के हंसते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, मेरी काया देख के, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आदमी की काया क्या देखना, आदमी के मन को देखो, उसका व्यवहार देखो, बोली चाली अच्छी हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो भले आदमी बुद्धि प्रकाश जी जैसा हैंडसम हो, न लखन नहीं हो, तो क्या काम का। नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, गलत जगह आप हंस देते हो तो आपका तो मनोरंजन हो जाता है, मेरी मुसीबत हो जाती है। मैं पहले जवानी में कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती है। क्यों, देख भी नहीं सकती है क्या? तो मैं क्या समझता था यार कि मैं बहुत हैंडसम हूं। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि लड़कियां तो जहां भी जाता हूं मेरी मजाक उड़ाती है, आपस में कहती है करी देख देख कैसा लड़का जा रहा है, सूखे सांटे जैसा। तो ये जो मेरी मजाक उड़ाते हैं, पहले उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूं। वाह, क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही बकता हूं, और तो क्या कर सकता हूं। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे, कोई अंतर परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। मारे सूखे सांटे। पप्पू पास हो गया।
ये दरअसल क्या है कि दुबले पतले आदमी की एक पीड़ा थी, मैंने आपको बताई, पर लोग तो साहब दिखावे पर ही ध्यान देते हैं, देख के ही इंप्रेशन पड़ता है। मेरे को तो अभी यहाँ हार माला पहना रहे थे तो पट्टे फोटो वाले फोटो ही नहीं खींच रहे थे। बोले ये कोई कवि है, हाथ में हाथ नहीं, पाँव में पाँव नहीं, इसका क्या फोटो खींचना, रील बिगाड़ना। अभी मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया भाई साहब, भीलवाड़ा बस स्टैंड पे उतरा, मुझे भूख लग रही थी यार, मैंने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। तो एक जगह गरम गरम समोसे बन रहे थे, मैंने दुकानदार से कहा भैया एक समोसा देना, तो दुकानदार ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला कि पूरा दे दूं क्या। और मैंने कहा यार पूरा दे दूं का क्या मतलब, क्या समोसे भी टुकड़े कर करके बेचता है क्या। वो बोला नहीं टुकड़े कर करके तो नहीं बेचता हूं, पर मुझे लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। तो लोग मेरी ये काया देखकर ऐसे अंदाज लगा लेते हैं कि ये किसी काम का ही नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अभी जैसे यहाँ माइक पे आया, जैसे ही खड़ा हुआ तो सब लोग हंसने लगे जैसे आपके सामने कोई कार्टून आ गया हो। अब बताओ बुद्धि भैया मैं कोई कार्टून जैसा दिखता हूँ क्या? नहीं जी। हाँ ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी, जैसे मैंने तो कभी आईने में देखा ही नहीं होगा। क्या स्पिन बोले यार। हाँ मतलब मैं तो आईना देखता हूँ भाई साहब क्या, और आईना देखना कोई मामूली बात नहीं है भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है, बहुत हिम्मत का काम है। हर आदमी आईने के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि सच बोलता है कमबख्त आईना। हाँ इसलिए उसके सामने खड़े होने में बहुत हिम्मत चाहिए। और इससे भी ज्यादा हिम्मत की बात अगली पंक्ति में कह रहा हूँ साहब, बात अगर अच्छी लगे आप तक पहुंच जाए तो यहां से वहां तक सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि सच बोलता है कमबख्त आईना, बहुत बदनाम है, पर सच को कबूल करना भी बड़ी हिम्मत का काम है। क्या बात है। पर सच को, वाह, वाह। ये तो एक ढंग की बात कह दी, लेकिन मैं कहता नहीं हूं। मैं शुरू कवि बनने का मैंने विचार किया तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कौन से रस का कवि बनना चाहिए यार। बुद्धि प्रकाश जी बहुत तेज तर्रार, इन्होंने कहा अकेला जी कवि बनना है वीर रस का बनो। वीर रस के कवि का बहुत मान सम्मान होता है, लोग बहुत तालियां बजाते हैं, गौर से सुनते हैं। मैंने कहा बुद्धि भैया मेरी एक समस्या है, ये वीर रस की कविता में क्या तावबाजी की बात करना पड़ती है, उखाड़ दो, पछाड़ दो, फाड़ दो, फेंक दो। मैं अगर ऐसी तावबाजी की बात करूं और मेरे को अगर थोड़ा भी ताव आ जाए तो फिर अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। बॉडी हाँ कैसी भी है बॉडी तो है। मतलब वो आप जानते हैं जैसे पतले वायर में ज्यादा करंट आ जाए, हाँ तो फाल्ट हो जाएगा नहीं। ये बोलेगा अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है, वीर रस की कविता में दो बातों का ध्यान रखो। मैंने कहा क्या? कि एक तो एक कोई भी बात बोलो तो खूब जोर से बोलो, सुन के ही लोगों को जोश आ जाता है। बात मेरे समझ में आ गई यार। मैंने कहा हाँ वीर रस के कवि करते तो ऐसा ही है, साधारण सी बात भी होती है तो खूब चिल्ला के बोलते हैं। मैं पानी पी रहा था, अरे पानी तो शांति से पी ले। पर ये करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा दूसरी बात कि अपनी कविता में किसी वीर पुरुष का नाम लो, सुन के ही लोगों को जोश आ जाता है। मैंने कहा कोशिश करूंगा यार। एक जगह था वीर रस का कवि बन के चला गया मैं, शहीद भगत सिंह पे कविता सुनाई, उनके नाम से बहुत जोश चढ़ता है लोगों को। मैंने कविता सुनाई साहब, शहीद भगत सिंह, तो यहां से वहां तक सब चुप हो गए। मैंने कहा हाँ यार जोर से बोलने का रुआब तो पड़ा। मैंने फिर बात आगे बढ़ाई, मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला। इतने में एक श्रोता बोला कि क्यों रे वो शहीद है तो फिर मुंह कैसे खोला। और मैंने कहा ना मेरे को ताव आ जाता है तो फिर सूझ संपट नहीं रहती यार, गलती हो गई शुरू में ही। फिर भी मैंने बात संभालने की कोशिश की। मैंने कहा आप सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बात जमाने की कोशिश की साहब। मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला और फिर खुला का खुला ही रह गया। वो शहीद हो गए तो क्या बोलवाऊं। अब मैं समझ गया बात तो वीर रस में चालू करी थी, पर ये तो हास्य में चली गई। तो मैंने फिर अपनी बात, अपनी इज्जत रखने के लिए एक दूसरी कोशिश की। मैंने कहा एक रचना और सुनो आप। महाराणा प्रताप के बारे में मेरे को थोड़ी ज्यादा जानकारी, इसलिए मैंने महाराणा प्रताप पे कविता सुनाई। अब फिर जोर से बोला महाराणा प्रताप। फिर यहां से वहां तक सब चुप हो गए। अब क्या इनके आगे पीछे कुछ नहीं लगाया मैंने, शुरू में ही गलती हो जाए तो बात बिगड़ जाए। मैंने फिर बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, तो लोगों ने तालियां बजा दी। और मैंने कहा अब के जम गई यार कविता। मैंने कहा आप जल्दी से 10-12 लाइनें और सुना दूं। मैंने जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हुए हजारों दुश्मन ढेर। तो एक श्रोता बोला कि ठेर। और मैंने कहा अब क्या हो गया यार,
बोला कि महाराणा प्रताप बंदूक नहीं भाला चलाते थे। भाई बहुत अच्छा अकेला भाई साहब वो दिन के आज का दिन मैं ताऊबाजी की बात करूं ही नहीं, अपने हिसाब से छोटी मोटी मनोरंजन की बात करता हूं। पर ये वीर रस के कवि जब बात करते हैं तो जोश तो आ जाता है। अपन हालांकि होता जाता कुछ नहीं है, पर जोश आ जाता है। आज पिछली बार कारगिल का युद्ध चल रहा था तो पूरे देश में देशभक्ति का माहौल था। मेरे को भी जोश आ गया। मैंने कहा यार पूरी जिंदगी हो गई अपनों ने देशभक्ति का एक भी काम नहीं किया, अब करो। मैंने कहा चलो सीमा पर दुश्मन से 2-2 हाथ करेंगे। फिर बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया। मैंने कहा रक्तदान कर दो रे, ये भी बहुत बढ़िया देश सेवा। अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए तो ये बहुत बड़ी देश सेवा होती है साहब। उस समय जगह जगह रक्तदान शिविर लग रहे थे। एक जगह मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। मेरा नंबर आया, डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई और खून निकालना चालू। 5, 6, 7, 8, 9, 10 बूंद खून निकला होगा। मैं तो बेहोश हो गया। तो डॉक्टर लोग सब घबरा गए बेचारे, खूब भागा दौड़ी करी और फिर आखिर 2 बाटल खून चढ़ाई जब मेरे होश में आया। तो मेरी भावना तो अच्छी थी देश सेवा करने की, पर काम उल्टा हो गया। उल्टे देश को मेरी सेवा करनी पड़ी। तब से मैं देश सेवा भी नहीं करता हूं। पर इस घटना से एक बात मेरे समझ में आई भाई साहब। हाँ। मतलब पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पहले वाले नेताजी तो खून मांगते थे, आज वाले मांगते नहीं है, निचोड़ लेते हैं। आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं। क्या बात है। आजादी का फल पकने से पहले ही तोड़ लेते हैं। वाह वाह वाह। अरे आजादी तो इनको ही रास आई है, इन्होंने हर बात की आजादी पाई है। क्या बात है। आजादी झूठ बोलने की, जहर घोलने की, धर्म बेचने की, ईमान बेचने की, देश की तकदीर बेचने की। आजादी कुर्सी के लिए, अपनी माँ का भी चीर खींचने की, क्या बात कुर्सी है। के लिए।